रेजोनेंस कर्व। लिखिए इसमें रेजोनेंस कर्व के बारे में। इट इज़ द कर्व बिटवीन current through RLC circuit. It is the curve between current through RLC circuit with respect to frequency of AC supply. With respect to frequency of AC supply. देखिए जैसे मान लीजिए ना, जो आपका RLC सर्किट है, मान लीजिए आपका RLC सर्किट है, ये R है, ये L और ये C है, V इक्वल्स टू V0। तो मैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको वैरी कर रहा हूँ। पोटेंशियल ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी को वैरी कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि अगर मैं XL की बात करूँगा तो XL आपका क्या होता है 2πf इंटू L, और XC क्या होता है 1/2πf इंटू C। अगर फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी तो XL और XC की वैल्यू भी वैरी करेगी ना। तो बेसिकली जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि Z की जो वैल्यू है वो √R² प्लस XL माइनस XC का क्या होती है होल स्क्वायर, और आपको पता है I इक्वल्स टू क्या होता है V/Z। तो आपको जैसे दिख रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी वैरी करूंगा तो XL और XC की वैल्यू वैरी करेगी, और अगर XL और XC की वैल्यू वैरी करेगी तो जाहिर सी बात है Z वैरी करेगा, और अगर Z वैरी करेगा तो क्या वैरी करेगा करंट। तो इस रेजोनेंस कर्व में ना वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द वेरिएशन ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा फ्रीक्वेंसी। एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, पर वो एक दूसरे पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। समझ में आ गया आपको। तो अगर आप मान लीजिए इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस कर्व को, ये I वर्सेस फ्रीक्वेंसी या ओमेगा जो भी आप लेना चाहें, तो आपका जो कर्व आता है ना वो इस टाइप का आता है। इस टाइप का एक रेजोनेंस कर्व आएगा। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पे आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, ये I मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं ω/R, और यही आपकी क्या होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस पे क्या होता है, जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है मिनिमम, और अगर इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। देखो तुम लोग को समझा दे रहा हूँ मैं क्यों इम्पीडेंस मिनिमम होगा। उसकी वजह है कि XL की वैल्यू XC के क्या होगी इक्वल हो जाएगी एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस क्या होता है XL की वैल्यू क्या होती है XC के इक्वल। तो अगर XL की वैल्यू XC के इक्वल होती है तो इम्पीडेंस प्योरली क्या होती है रेजिस्टिव हो जाती है। तो आप देखो जब RLC सर्किट बिना रेजोनेंस पे वर्क कर रही थी तो Z की वैल्यू R में कोई चीज़ एडेड थी ना, मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू R से थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस होगा तो XL की वैल्यू क्या होगी XC के इक्वल, तो इम्पीडेंस क्या होगा थोड़ा कम होगा, Z की वैल्यू R हो जाएगी। और अगर इम्पीडेंस कम होगा तो आपको पता है कि करंट क्या होगा मैक्सिमम। इसीलिए किसी भी RLC सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होती है जब आपका इम्पीडेंस क्या होता है मिनिमम होता है। तो उस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जहाँ इम्पीडेंस मिनिमम होगा वो एक्चुअल में कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया आपको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको इस पर्टिकुलर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना दो एरिया हैं, एक तो ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है। इस एरिया में आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है, इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्या है ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे XL की वैल्यू अगर ω/L है और XC की वैल्यू 1/ωc है, एट लोअर फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी पे आपको दिख रहा है अगर ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो XC की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, और अगर ओमेगा की वैल्यू कम है तो XL की वैल्यू भी क्या होगी कम। इसका मतलब एट अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी XC की वैल्यू ज़्यादा होती है और XL की वैल्यू क्या होती है कम।
तो आप बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्किट में एक्सएल एक्सी ग्रेटर देन क्या होता है, एक्सएल, और सर्किट क्या होती है, कैपेसिटिव, क्योंकि इंडक्टिव नेचर कम हो जाता है, कैपेसिटिव नेचर लाइट मतलब जो आपका आरएलसी सर्किट उसमें ज़्यादा होता है। अगर मान लो नेक्स्ट लो हायर वाले पे, हायर फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा आर से बड़ी पे, ओमेगा अगर बड़ा होगा तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, कम, और अगर ओमेगा बड़ा होगा तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा, सॉरी ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको दिख रहा है कि अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर से बड़ी है तो आपको दिख रहा है एक्सएल की वैल्यू एक्सी से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस केस में एक्सएल ग्रेटर देन क्या होगा, एक्सी, और सर्किट क्या होगी, इंडक्टिव होगी इस केस में, इस वाले एरिया में। और इस पर्टिकुलर केस में एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एक्सी के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। तो एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी जो एक्सी ग्रेटर देन क्या होता है, एक्सएल, मतलब एक्सी की वैल्यू एक्सएल से क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं दोनों की वैल्यू कंपनसेट होती है और एक सिचुएशन में करंट दोनों क्या जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी के बढ़ाएंगे तो ओमेगा सी की वैल्यू तो कम हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सर्किट क्या होगी, इंडक्टिव हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यही जो कर्व है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्या है, रेजोनेंस कर्व। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। पॉज कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर, चुप हो जाओ, ये भी आ जाएगा वीडियो में। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और इसमें लिख लो ना क्वालिटी फैक्टर में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। लिखिए इसमें इसका डेफिनेशन, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट, the quality factor of a resonant circuit is defined as ratio of resonant frequency, is defined as ratio of resonant frequency to the difference in two frequency, ratio of resonant frequency to the difference in two frequency taken on either side of resonant frequency, where current is 1 by root 2 times, where current is 1 by root 2 times the current at resonant frequency, 1 by root 2 times the current at resonant frequency। दो लाइन छोड़ दीजिएगा और उसके आगे एक और पॉइंट, एक और डेफिनेशन लिखिए। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, दो लाइन छोड़ दो, it is also equals to the ratio of voltage across inductor or capacitor, at resonance, voltage across inductor or capacitor at resonance to the applied voltage, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको जो बताया है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है। मान लीजिए ये रेजोनेंस कर्व है, पहले तो क्या होता है वो अभी देखेंगे। पहले क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो क्या है।
जैसे मान लीजिए ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और मान लो तुम्हारा जो करंट है इस टाइम पे आई नॉट है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? इसको मैं आई एम मैक्स ले रहा हूँ क्योंकि आई नॉट से आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि वो पीक करंट है। आई मैक्स है। आपको क्या करना है, इस आई मैक्स को 1/√2 टाइम्स लेना है, आई मैक्स अपॉन √2 ठीक है। जो भी मैक्सिमम करंट है उसका 1/√2 टाइम्स। आप एक बात बताओ, इस ये जो आई मैक्स अपॉन √2 टाइम्स है ये दो फ्रीक्वेंसी पे होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ना दो का, इसी कर्व को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये ω1 है, और मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, ω2 है। आ रहा है समझ में आपको? तो जो क्वालिटी फैक्टर है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज ω/r रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन डिफरेंस ऑफ दिस टू फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज एक्चुअली ω2 माइनस क्या होगा, ω1। यही क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। समझ में आ गया आपको? तो मैंने आप जो क्वालिटी फैक्टर वही लिखवाया है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी वेयर द करंट इज 1/√2 टाइम्स द करंट एट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू है वो 1 क्या है, √2 टाइम्स है करंट एट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? एक और चीज़ ये है, जो ये डिफरेंस होता है ω2 माइनस ω1, इसको बैंडविड्थ भी बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो ये जो आपका ω2 माइनस ω1 होता है इसको हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो इन्वर्सली रेशियल टू क्या है, बैंडविड्थ भी है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि क्वालिटी फैक्टर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सपोज मैं यहाँ पे ना दो कर्व बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक कर्व ऐसे बनाया है और दूसरा कर्व इस टाइप से बनाया है। दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दोनों की ω/r की वैल्यू सेम है ना। अब आप खुद सोचिए कि सपोज़ हमने दो रिसीवर्स बनाए हैं, एक मैंने बनाया और एक मान लो ये सारित्य ने बनाया। तो मान लो जो मैंने वो बनाई है, रिसीवर्स बनाई है, सपोज़ 91.1 मेगाहर्ट्ज़ पे केवल 91.1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है सपोज़, ठीक है। और मान लो जो इसने बनाया है 91.1 मेगाहर्ट्ज़ पे वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है। तो आप एक चीज़ सोच के बताओ कि कौन सा अच्छा रिसीवर होगा, जो मैंने बनाया। तो बेसिकली क्यों, क्योंकि वो बेसिकली एक रेजोनेंस पे केवल एक फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है। अगर तुम इस दोनों कर्व को देखोगे ना तो आपको दिख रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली इतनी, देखो जैसे ये ω/r है, तो इस ω/r के आसपास की जो भी फ्रीक्वेंसी है उस पर करंट की वैल्यू लगभग क्या है, आई मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है? और अगर मैं इस नीचे वाले कर्व की बात करूं तो आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा रेंज है फ्रीक्वेंसी की, जहां पे करंट की वैल्यू क्या है, लगभग क्या है, आई मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला रिसीवर का जो रेजोनेंस कर्व है वो बेसिकली क्या है, उसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने लग जाएगा, तो कि उस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हर एक जगह पे रेजोनेंस होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो इस रिसीवर की क्वालिटी होगी, मान लो इसकी क्वालिटी Q2 है और मान लीजिए इसकी क्वालिटी Q1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि Q1 ग्रेटर देन क्या होगा, Q2। मतलब इसकी क्वालिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, और इसकी क्वालिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? दूसरा अब इस फॉर्मूले से देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ और दूसरा कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मान लो ये तुम्हारा आई मैक्सिमम है और मान लो ये तुम्हारा आई मैक्सिमम बाई √2 है, तो जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे यही है ω2 और ये ω1, डिफरेंस इतना है, मतलब यही आपकी बैंडविड्थ है। ये मान लो तुम्हारा आई मैक्सिमम है
और मान लो ये तुम्हारा आई मैक्सिमम अपॉन क्या है, √2। तो जैसा आपको दिख रहा है ये ω1 और दूसरा क्या है ओमेगा, डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादा। तो जितना शार्प कर्व होगा ना रेजोनेंस पे, मतलब जितना स्टीप कर्व होगा, कर्व उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। मतलब उसकी क्वालिटी उस सर्किट की क्या होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जितना स्लैंट होगा, मतलब जितना तुम्हारा कह सकते हैं स्मूथ कर्व होगा, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो क्वालिटी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। समझ में आ गया। तो जो शार्पनेस होता है ना रेजोनेंस की, उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, क्वालिटी से। पर एक्चुअल में जो क्वालिटी होती है वो वहाँ से रिलेटेड होती है कि बेसिकली जो भी आपने रिसीवर बनाया है, जो भी आरएलसी सर्किट ली है, वो पर्टिकुलरली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे केवल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ही रिसीव कर रहा है कि आसपास की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो जितना स्टीप होगा क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम स्टीप होगा क्वालिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया आपको। करो पॉज इसे, हो गया ना सबको। अब देखिए क्या है कि क्वालिटी फैक्टर जो है ना, वो हम दो अलग अलग तरीके से डिराइव कर सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला भी था जो मैंने बताया था, और एक जो मैंने अभी लास्ट फॉर्मूला बताया वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम उससे भी डिराइव कर सकते हैं। उससे ना बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे क्वालिटी फैक्टर मैंने क्या बताया कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। देखिए मैंने VL और VC क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि रेजोनेंस पे VL और VC दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर हो गया। तो आपको मन करे तो VL निकालिए, मन करे तो VC निकालिए। अब एक बात बताओ, जब RLC सर्किट में रेजोनेंस होता है, मान लीजिए जब RLC सर्किट में आपका रेजोनेंस होगा RLC, और मान लीजिए V = V0 sin ω t, तो क्या क्या चीज़ें हैं तुम थोड़ा ध्यान से समझना। मुझे पता है कि रेजोनेंस पे XL = XC होता है, तो पहले मैं ओमेगा निकाल रहा हूँ। ये ω L हो गया और ये क्या हो गया, ω C। ओमेगा उधर ले जाओ, L को इधर, तो ω² = 1 अपॉन क्या होगा, LC। तो ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन क्या होगी, √LC। यही आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए मुझे VL और VC निकालना है, तो मान लो मैं VL निकाल रहा हूँ, तो VL क्या होगा, I इंटू क्या होगा, XL होगा ना। बताया था ना ये फॉर्मूला, करंट थ्रू द इंडक्टर इंटू रिएक्टेंस ऑफ द क्या होगा, इंडक्टर। तो मान लो आप रखो यहाँ पे I इंटू क्या होगा, XL। और अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होगा, आपको अगर ध्यान हो तो मैं बोल सकता हूँ कि जो V की वैल्यू होगी वो I इंटू क्या होगी, Z होगी ना, I = V/Z। और रेजोनेंस पे Z की वैल्यू क्या होती है, R। रेजोनेंस पे बेसिकली XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो इम्पीडेंस प्योरली क्या होता है, रेजिस्टिव। तो इसीलिए V = क्या होता है, IR। रख दो यहाँ पे I इंटू R। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका मुझे काम नहीं है। ये I से I कैंसिल। XL की वैल्यू क्या होती है, ω L अपॉन क्या होती है, R। यू हैव टू यूज़ दिस ओमेगा, क्योंकि रेजोनेंस पे VL और VC की वैल्यू निकाल रहे हैं, और रेजोनेंस किस पे होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो रखो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन √LC इंटू L अपॉन क्या होगा, R। देखो ये √L से ये भी √L हो जाएगा ना, तो ये 1 अपॉन R √L अपॉन क्या होगा, C। यही क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस पे डिपेंडेंट है। मतलब किसी भी सर्किट की जो क्वालिटी होगी वो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंडेंट होगी, सर्किट पैरामीटर्स पे। आ गया समझ में आपको, क्लियर हो गया। अब एक और चीज़, जैसे मान लो ये तो आ गया ना समझ में, ये मैंने पहले लिखवा रखा है इसलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक बोर्ड में ना क्वेश्चन आया था
कि आपका ये दो कर्व है, तो क्वालिटी तो अभी हमें समझ में आ गई है कि मान लो इसका Q1 है और इसका Q2 है, तो मुझे पता है Q1 ग्रेटर देन क्या है, Q2 है, तो कि शार्पनेस इस वाले कर्व की ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन ये पूछा था कि इन दोनों सर्किट में सपोज आपको दिख रहा है ना दोनों ओमेगा आर, दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब एल और सी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो दोनों सेम आया। सपोज इन दोनों सर्किट की क्वेश्चन में ये दिया था कि इन दोनों सर्किट का मान लो एल और सी की वैल्यू सेम है, मतलब इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ था कि व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे आपको दिख रहा है ना कि क्वालिटी फैक्टर इन, अगर एल और सी की वैल्यू सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा। दे रहा है ना आपका, अगर मान लो एल और सी दोनों सर्किट की सेम आ रही है तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि इसमें किस सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आप ये देखो कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, कम। इसका मतलब इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस रेजिस्टेंस का क्या होगा, कम होगा। तो R2 ग्रेटर देन क्या होगा, R1। इसका मतलब सर्किट की क्वालिटी एक्चुअल में किस चीज़ पे भी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे भी। समझ में आया क्या नहीं आया भाई? L और C की वैल्यू मैंने बोला इन दोनों सर्किट की सेम है, तो L और C तो कैंसिल हो गया ना, तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्वालिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और इसकी क्वालिटी कम है ना, क्योंकि दिख रहा है ना कि इसका शार्पनेस कम है। तो क्वालिटी कम कब हो सकती है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब जब तुम सर्किट यूज़ करोगे ना, और मान लो सर्किट यूज़ करोगे और सपोज़ तुमने कॉपर वायर, सपोज कॉपर वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है ना, मान लो तुमने घटिया वायर लगा दिया है इंडक्टर के लिए, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका उस पर्टिकुलर रिसीवर की क्वालिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था। समझ में आ गया आपको? तो आपको यहाँ से हम आगे समझ में, क्वालिटी फैक्टर आपका एल, सी और आर पे डिपेंडेंट होगा। अगर दो सर्किट में एल और सी की वैल्यू सेम है तो क्वालिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? करो नोटिस।